हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुगल प्रशासन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। बीपीएससी में एक दफ़ा इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, इसलिए स्टूडेंट इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन पिछले दिनों बहुत वर्षों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को आपको कर देना चाहिए। और चूंकि अभी टाइम है, ऐसा कोई वर्क प्रेशर नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया कि जल्दी जल्दी करना है, तो आप आराम से इस टॉपिक कर सकते हैं। इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ वर्क है नहीं, थोड़ा सा क्लास को भी अगर आप ढंग से सुन ले और एक आंसर लिखने की कोशिश करें तो कवर हो जाएगा। तो जैसा कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं मुगल प्रशासन, या कह ले कि मुगल काल में भारतीय प्रशासन। हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय प्रशासन उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय समाज है। भारतीय प्रशासन के उद्विकास में कई महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह है। उन भूमि चिन्ह में मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, फिर आप कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति, और आज जो चल रहा है सो। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह है जिनका भारतीय लोक प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आज अभी हम देखते हैं मुगल प्रशासन। मुगल काल जो है भारतीय प्रशासन के उद्विकास क्रम को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। मुगल काल में जो भारतीय प्रशासन में परिवर्तन हुए, जो कुछ कहते हैं नवाचार प्रयुक्त हुए, आज भी कम से कम वित्त प्रशासन में, न्याय प्रशासन में देख सकते हैं। आज भी न्याय प्रशासन में कई ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं, शब्दावली प्रयुक्त होते हैं जो मुगल काल में विकसित हुए हैं। तो यह टॉपिक जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था, वो बीपीएससी में 42वां में आया था और एक ही क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन आपके साथ पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन था, मुगल युग के दौरान भारतीय प्रशासन के विकास का विवेचना करें। क्लियर है? तो यही आया था कि मुगल युग के दौरान या मुगल काल के दौरान भारतीय प्रशासन के विकास का विवेचना करें। तो अभी हम लोग उसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि मुगल काल में भारतीय प्रशासन का कैसे विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हो, भारत में मुगल शासन की स्थापना बाबर ने किया था, ठीक। और इसमें हुमायूं, शाहजहां, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए। समझ रहे? इन सब शासकों के शासनकाल में आप भारतीय प्रशासन में अलग अलग विशिष्टता देखते। क्लियर है? लेकिन अकबर के शासनकाल में भारतीय प्रशासन का सर्वाधिक विकास हुआ। समझ रहे? उनके शासनकाल को मुगल काल में भारतीय प्रशासन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यूँ कहें कि अकबर की तुलना आमतौर पर अक्सर हम लोग अशोक से करते हैं, जो मौर्य प्रशासन के महत्वपूर्ण शासक थे। क्लियर है? तो जैसा कि हमने आपको बतलाया कि मुगल काल के स्थापना कौन किए थे? बाबर ने किया था, ठीक है। और इसमें जहांगीर, समझ रहे हैं, उसके बाद हुमायूं ले लो, पहले हुमायूं, फिर आप ले लो जहांगीर ले लो, या अकबर ले लो, फिर जहांगीर ले, फिर शाहजहां ले और अकबर ले। ये सब महत्वपूर्ण शासक हुए। मुगल काल की पराकाष्ठा आप समझ औरंगजेब के शासनकाल तक रही और फिर धीरे धीरे ये पतन की ओर चला गया। जैसा कि अभी हमने आपको तुरंत बतलाया कि मुगल काल में जितने शासक हुए सब अपने अपनी विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो, अकबर के शासनकाल को सुशासन का काल कहा जाता है। वे सुलह कुल के नीति के कारण समझ अपने जाने जाते हैं। उसी प्रकार जहांगीर जो है न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता है। फिर आप शाहजहां को ले लो तो वह योग्यता प्रणाली के लिए जाना जाता है। और फिर औरंगजेब को ले लो तो वह साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार देखते हो कि सभी शासक के काल में अलग अलग खासियत रही। देयर इज नो कन्फ्यूजन। अभी हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में क्या खासियत थी
आप समझ लो जैसे मौर्य काल रहा, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण मुगल काल रहा कि इसने एक बड़े विशाल भूभाग पर राजनीतिक प्रशासनिक एकता स्थापित किया और इसने एक समान कर संरचना प्रणाली और एक समान मुद्रा या सिक्का आरंभ किया। क्लियर है? इस शासन का जो स्वरूप था केंद्रीकृत था, समझ, राजतंत्रात्मक स्वरूप था शासन का, और उसमें सेना का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। समझ रहे? इस शासन में धर्म गुरुओं का बहुत ज्यादा शासन पर प्रभाव था। एक दफा यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज एंड मिलिट्री इन नेचर। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि मुगल प्रशासन केंद्रीकृत था, तो आप मान ले उस समय जितने भी शासन प्रणाली थे सब केंद्रीकृत थे। मुगल प्रशासन अपवाद नहीं हो सकता, तो मुगल प्रशासन केंद्रीकृत था। दूसरे क्या था कि यह सैनिक स्वरूप का था। तो सैनिक स्वरूप का होने का मतलब क्या हुआ? सैनिक स्वरूप होने का मतलब हुआ कि इसमें नागरिक प्रशासन और सैनिक प्रशासन दोनों मिले हुए थे। समझ रहे हैं? मतलब जितने लोक सेवक होते थे वे समान परिस्थिति में लोक सेवा काम करते थे और युद्ध के समय उन्हें सेना में योगदान देना होता था, प्रतिरक्षा में योगदान देना होता था। इसलिए यह सैन्य प्रकृति का कहलाता है। क्लियर है? जैसा कि हमने आपको बतलाया कि मुगल प्रशासन पूर्ण रूपेण केंद्रीकृत था, पूर्ण रूपेण निरंकुश इस मायने में था कि सत्ता बादशाह में नहीं था, संपूर्ण विधायी कार्यकारी और न्यायिक शक्ति उसी में निहित होती थी। उसके वह अपने मंत्री परिषद का नियुक्ति करता था और उनके मंत्री परिषद में जो सदस्य होते थे उसके इच्छा पर पद पर बने रहते थे। तो उस दृष्टि से मुगल काल में जो प्रशासन है वह कुछ इसी प्रकार था। मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी का कई स्रोत है, लेकिन जिसमें जो अबुल फजल का जो अकबरनामा है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अबुल फजल का अकबरनामा को कई दफा तुलना लोग चाणक्य के अर्थशास्त्र से करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से करते हैं। क्लियर है? अब और भी मुगल प्रशासन पर बहुत सारी पुस्तक है। अकबरनामा के अलावे आप देखते हो क्या कहते हैं आपका जहांगीर बाबरनामा, हुमायूंनामा और मुगल प्रशासन पर लिखी गई मध्यकालीन भारत पर लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें जो इसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा था ये 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जो था वह तैमूर वंश का बारे में डिटेल दिया गया था कि तैमूर वंश के कैसे आगमन हुआ था, कहाँ के थे, उनका क्या वास्तु स्थिति था वगैरह वगैरह। दूसरा जो भाग था उसमें अकबर के शासन प्रणाली का उल्लेख था। इसे आईने अकबरी भी कहते थे। आईने अकबरी का मतलब क्या होता है? आईना फारसी शब्द हुआ जिसका अर्थ हुआ संविधान और अकबरी का मतलब हुआ अकबर का। तो आईने अकबरी यानी अकबर का संविधान। समझ, उसमें अकबर के शासन काल का पूरा विस्तृत ब्यौरा समझ रहे। और तीसरा जो है मतलब तीसरे भाग में ज्योतिष के बारे में, हिंदू दर्शन के बारे में समझ रहे, और मतलब कह सकते हैं समाज के विविध विपक्षों पर विस्तार से व्याख्या किया गया है। तो अबुल फजल का जो अकबरनामा है यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी का माना जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो मुगल प्रशासन में सत्ता जो था वह बादशाह में निहित होता था। बादशाह की उपाधि किसने लिया था आपको जानकारी है? और बादशाह शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? जैसे आप देखते हो सबसे पहले बाबर ने बादशाह पद की उपाधि ली थी। और बादशाह का मतलब है बादशाह का मतलब जो अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। सॉरी, अल्लाह का शासन अल्लाह कहा गया और शाह मतलब शासन, उसका शासन, उसका नुमाइंदा जो शासन करता है उसी को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग बादशाह कहते थे। तो बाबर ने इसकी सबसे पहले उपाधि लिया था। जैसा कि हमने बताया कि केंद्रीय प्रशासन में बड़ी
मतलब एक अधिकारियों का दल था जो बादशाह को उनके कार्यों में सहायता करता था। जो शब्दावली है थोड़ा कठिन है, इसलिए मैंने बोर्ड पर पॉइंट आउट कर दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पद जो मुगल प्रशासन में बादशाह के मतलब सहायता के लिए था वो वजीर था। तो वजीर का मतलब क्या होता है? वजीर को आप समझ सकते हो वर्तमान में प्रधानमंत्री के समान था। समझ रहे? वह राजस्व प्रशासन वित्त प्रशासन का प्रधान था। बादशाह के बाद प्राथमिकता क्रम में उसी का स्थान होता था और वह सैनिक अभियान कार्य को भी संपन्न करता था युद्ध के दौरान। वजीर याद रहेगा। दूसरा हुआ दीवान। दीवान कौन होता था? दीवान होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। समझ रहे? उस पर क्या होता था? राजस्व भू राजस्व के रखने संग्रह करने की जिम्मेवारी होती थी। वह भूमि राजस्व का भूमि का अभिलेख तैयार करता था। कोई भी महत्वपूर्ण खर्च जो होता था उसके अनुमति के बाद ही होती थी। तीसरा मीर बख्शी। मुगल काल में तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। ये सेनापति कहते थे। यह मिलिट्री डिपार्टमेंट का प्रधान था। वह सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, हमारे अनुशासन इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता था और युद्ध के समय यह सैनिक अभियान का संचालन करता था। ठीक है। फिर है मुख्य सदर। मुख्य सदर को सदर जहां भी कहते थे, सदर कुल भी कहते थे। समझ रहे? मुख्य सदर धार्मिक विभाग के प्रधान को कहते थे। समझ रहे? वह धर्म की व्याख्या करता था, उसकी रक्षा करता था और उसका अनुपालन सुनिश्चित करता था। मुख्य सदर, सदर जहां या सदर कुल, सदर सुदूर। फिर आप देखते हो खाने सामा। खाने सामा जो था मुगल काल में बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। यह जो राजा का जो या बादशाह का जो घरेलू विभाग था उसका प्रधान होता था। जितने शाही परिवार के लोग होते थे, नौकर चाकर होते थे, खाने पीने की व्यवस्था होती थी, सब इसी की जिम्मे होती थी। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद कहलाता था और इसमें काफी विश्वसनीय लोग को ही नियुक्त किया जाता था, खास तौर पर वे जो शाही परिवार से जुड़े रहते थे। फिर आप देखते काजी उल कुजात। काजी उल कुजात किसको कहते थे? ये न्याय प्रशासन के प्रधान को कहते थे। काजी उल कुजात, समझ रहे? या न्याय प्रशासन के प्रधान को कहते थे। इसका काम क्या होता था? अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, समझ, न्याय प्रशासन पर नियंत्रण करना और न्यायिक मामले में परामर्श देना होता था। महतसीब। मुगल काल में महतसीब नागरिक मतलब कह सकते हो नैतिकता का देखरेख करता होता था। उसका बाजार, मंदिर इत्यादि पर भी क्या रहता था? बाजार, धार्मिक स्थल इत्यादि पर भी नियंत्रण, निगरानी रहता था। समझ रहे? और वह जो था वर्चुअली क्या था? वर्तमान में लोकपाल के जैसा था जो नागरिक हितों की रक्षा करता था। केंद्र प्रशासन में मुगल काल में शाही मतलब कह सकते हैं शाही महल विभाग जो होता था सबसे बड़ा विभाग कहलाता था। समझ रहे हैं? यह शाही परिवार के हितों के लिए होता था। इसका अपना अलग सचिवालय होता था। क्लियर है? मुगल प्रशासन में आप देखते हो कि पूरा प्रशासन जो था वह प्रांतों में सूबों में बटा हुआ था और सूबा की संख्या जो रहता है वह बदलते रहा था। सबसे ज्यादा सूबा औरंगजेब के शासनकाल में देखा गया था। समझ रहे? सूबा जिसकी तुलना वर्तमान में प्रांत से कर सकते हो। सूबे के प्रधान को हम लोग क्या कहते थे? सूबेदार कहते थे। उसे सिपा सलार भी कहते थे, नाजिम भी कहते थे। तो सिपा सलार को या नाजिम को, समझ रहे? दोनों एक ही, तीनों एक ही पद थे। इसकी नियुक्ति कौन करता था? बादशाह करता था। और इसका काम क्या होता था? शाही आज्ञाओं को लागू करवाना। इस पद पर शाही परिवार से जुड़े लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। समझ रहे? प्रांत स्तर पर या सूबा स्तर पर दूसरा एक और अधिकारी होता था जिसका नाम दीवान होता था। यह राजस्व प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। क्लियर है? इसकी नियुक्ति भी बादशाह करता था और इन दोनों के नियुक्ति के पीछे एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस
बनाए रखना उद्देश्य था कि दोनों एक दूसरे पर क्या कर सके, चेक एंड बैलेंस बनाए रखे। फिर प्रांत स्तर पर सदर जो था तीसरा महत्वपूर्ण पद था, जो दान विभाग और धार्मिक विभाग का प्रधान था। आमिल चौथा अधिकारी था, जो कर प्रशासन और भूमि राजस्व के लिए उत्तरदायी होता था। बख्शी प्रांत स्तर पर या सूबा स्तर पर मतलब कह सकते हो भू राजस्व से संबंधित वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता था। और पोतेदार मुगल काल में प्रांत स्तर पर राजकोष का प्रधान होता था। तो कौन कौन हुआ? पहले तो सूबेदार हुआ, फिर दीवान हुआ, फिर सादर हुआ, फिर आमिल हुआ, फिर बख्शी हुआ और फिर पोतेदार हुआ। ये सब किस लेवल पर काम करते थे? प्रांत स्तर पर काम करते थे। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। प्रांत किस में बटा हुआ था? प्रांत बटा हुआ था सरकार पे। सरकार का तुलना वर्तमान में किससे कर सकते हो आप? जिला से कर सकते हो। और जो सरकार में दो स्तर के अधिकारी थे, एक फौजदार होता था और एक होता था अमल गुजार। अमल गुजार जो होता था वह राजस्व प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था और फौजदार जो होता था कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। अकबर के शासनकाल में किरोरी फौजदार पद का उल्लेख मिलता है, जिसकी तुलना वर्तमान में आप जिला कलेक्टर से कर सकते हो। किरोरी मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन एंड फौजदार मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। आज भी देखा जाए तो जिला कलेक्टर का यही दो महत्वपूर्ण काम है। पहला काम क्या है बताइए? पहला काम उसका है राजस्व संग्रह करना, दूसरा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। फिर देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास वगैरह काम जुड़ गया। और अब तो आज तो बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का, आपदा प्रबंधन का काम जुड़ गया। तो सरकार समझ में आ गया। और सरकार फिर किस चीज़ में बटा होता था? परगना में बटा होता था। परगना जिसकी तुलना वर्तमान में आप कर सकते हो सर्किल से, या जब बहुत जगह परगना शब्द इस्तेमाल होता है, 24 परगना वगैरह देखते होंगे। पश्चिम बंगाल में भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका प्रधान कौन होता था? सिकदार होता था। ठीक है, तो सिकदार जो होता था वह फिर नायब तहसीलदार हुआ, कानूनगो हुआ, ये सब वहाँ पर राजस्व संग्रह और फिर भू राजस्व लेखा के लिए उत्तरदायी होते थे। सो जो उस स्तर पर काम करते थे, सिकदार स्तर पर, परगना स्तर पर काम करते थे। और शासन के आधारभूत स्तर पर कौन होता था? शासन के आधारभूत स्तर पर गांव होता था, ग्राम। समझ रहे? जो शासन का आधारभूत इकाई होता था। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर हो गया? तो शासन कैसे हुआ? केंद्रीय प्रशासन मतलब कह सकते हो केंद्रीय प्रशासन बटा था सूबा में, सूबा बटा हुआ था सरकार में, सरकार बटा हुआ था परगना में और परगना बटा हुआ था गांव में। क्लियर है? तो केंद्र स्तर पर खुद बादशाह हो गया, समझ रहे? प्रांत स्तर पर सूबा स्तर पर सूबेदार हो गया, सरकार स्तर पर अमल गुजार और फौजदार हो गया। फिर यहाँ पर देखते हो परगना में सिकदार हो गया और यहाँ पर गांव में विलेज जो था उसमें मुकद्दम कहलाता था, जिसकी तुलना वर्तमान में आप कलेक्टर से कर सकते हो, मुखिया से कर सकते हो, मुकद्दम। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर है? जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ तक स्थानीय शासन का सवाल है, स्थानीय शासन मुगल काल में दो वर्गों में बटा हुआ था, नगरीय क्षेत्र का स्थानीय शासन और ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय शासन। तो नगर क्षेत्र का जो स्थानीय शासन था उसमें नगर कोतवाल सर्वा होता था और वो नगर जो होता था मोहल्ला में बटा होता था और हर मोहल्ला में मीर मोहल्ला नियुक्त होता था, जिसका काम क्या होता था? मतलब देखना, नगर के मोहल्ला के हितों को देखना। तो नगर कोतवाल और मीर मोहल्ला ये दोनों मिलकर मोहल्ला और नगर प्रशासन के कार्य को देखते थे। इसके अलावा खबर नवीस भी इसी स्तर पर काम करता था। खबर नवीस जो था पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में था, जिसका काम शाही आज्ञाओं को जनता तक पहुंचाना होता था, संप्रेषक के रूप में काम करता था। जहाँ तक ग्रामीण स्तर का स्थानीय शासन का सवाल है, तो मैंने बताया कि ग्राम शासन का आधारभूत इकाई था और मुकद्दम
उस स्तर पर अधिकारी होते थे जिसकी तुलना वर्तमान में मुखिया से कर सकते हैं। उनके सहायता के लिए पटवारी होता था, चौधरी होता था और चौकीदार होता था। तो पटवारी राजस्व संग्रह के लिए होता था, चौधरी जो होता था न्याय प्रशासन के लिए होता था, और चौकीदार जो होता था वह किसके लिए होता था, वह आपका राजस्व लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता था। तो पटवारी, चौधरी और चौकीदार ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो मुकदम को सहयोग करते थे। क्लियर है। मुगल शासन काल में एक कार्मिक प्रशासन में एक बड़ा ही नवाचार प्रयुक्त किया गया था जिसको मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में नागरिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन को मिला दिया गया था। क्लियर है। और मतलब क्या होता था कि इसमें सैन्य क्षमता के आधार पर मनसब दिया जाता था। जिनके पास पैदल सेना और अश्व सेना जितना होता था उसके हिसाब से क्या मिलता था, उनको मनसब मिलता था। सबसे बड़ा मनसबदार तो खुद बादशाह होता था। जितना जो मनसब का जो आकार होता था उसी हिसाब से उसे राजस्व का अधिकार दे दिया जाता था। उसके बदले में उसे छोटा सा सेना रखनी होती थी जिसका काम युद्ध के समय बादशाह को सहायता करना होता था। तो मनसबदारी व्यवस्था फिर से सुन लीजिए, यह सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन दोनों का मिला हुआ स्वरूप था। इसमें क्या किया गया था कि सैन्य क्षमता के आधार पर मनसबदारों की नियुक्ति होती थी। सबसे बड़ा मनसबदार खुद बादशाह होता था। इसमें प्रत्येक मनसबदारों को एक सैन्य क्षेत्र रखनी होती, सेना रखनी होती थी। उसके रखरखाव के लिए उनको अलग से भू राजस्व का पैसा दे दिया जाता था, भू राजस्व संग्रह का अधिकार दे दिया जाता था। समझ रहे हैं। ये समान परिस्थिति में नागरिक प्रशासन करते थे और युद्ध के समय बादशाह को सैनिक में सैन्य सहायता करते थे। समझ रहे। यह वंशानुगत नहीं था, यानी कि अगर मनसब मर गया तो मनसबदार समाप्त हो जाता था और नए सिरे से मनसब का निर्धारण होता था। जात और सवार कहते थे, पैदल को जात कहते थे और घोड़सवारी को घोड़ सवार कहते थे। उस आधार पर मनसब बनता था। हालांकि यह प्रयोग बहुत नहीं चल पाया, लेकिन नवाचारपूर्ण तो था ही। इसके अलावा आप और देखते हो कि ये मुगल काल में जो था, जो कर्मचारियों का वेतन जो मिलता था वह वेतन मुद्रा और वस्तु दोनों में मिलता था। समझ रहे। शासन व्यवस्था दुरुस्त था। समझ रहे। कार्मिक व्यवस्था पद सोपानीकृत था, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह कुछ अलग और विशेष स्थान रखता था। एनीवे, जहाँ तक वित्त प्रशासन का सवाल है, राजस्व प्रशासन का सवाल है, मुगल प्रशासन राजस्व प्रशासन वित्त प्रशासन के मामले में बेहतर था। उसके द्वारा स्थापित राजस्व संरचना स्वतंत्रता प्राप्ति मुगल काल में भी ब्रिटिश काल में भी रहा और अभी भी बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाता। भू राजस्व जो होता था वह मुख्य राजस्व का अधिकार स्रोत होता था। उर्वरकता के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था, जो कुल उपज का 1/3 हिस्सा से 1/6 हिस्सा होता था। राजस्व प्रशासन के शीर्ष पर दीवान होता था। समझ रहे। उसके नीचे एक बड़े संख्या में अधिकारी होते थे जिसे आमिल कहते हैं, अमल गुजार कहते हैं, सिकदार कहते हैं, नायब तहसीलदार कहते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कानूनगो कह सकते हैं, पटवारी कह सकते हैं। ये सब उसी से जुड़े हुए अधिकारी होते थे जिनका काम अकबर के शासन काल में आपको याद होगा कि टोडरमल द्वारा भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था। क्लियर है। तो राजस्व प्रशासन उनका काफी बेहतर था, जो ब्रिटिश काल में भी लंबे अरसे तक बना रहा और उसी पर ब्रिटिश ने अपनी व्यवस्था स्थापित की। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं न्याय प्रशासन। मुगल काल में न्याय प्रशासन बेहतर, बहुत बेहतर, उच्च स्तरीय था। अपराध 2 वर्गों में बटा हुआ था, दीवानी और फौजदारी। पैसा कौड़ी के मामले को दीवानी मामले में रखा जाता था और मारपीट अपराध को किस में रखा था, फौजदारी में रखा जाता था। धर्म के आधार पर न्याय की व्याख्या थी और बहुत कठोर दंड का प्रावधान था, जिसमें अंग भंग, समझ, हत्या इत्यादि भी शामिल था। समझ,
मृत्यु दंड भी शामिल था, इधर यू कैन से, समझ रहे हैं। इसके आप क्या देखते हो कि इसमें जो होते थे दो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, मीर बहल और काजी। काजी जो होता था मामले का तहकीकात करता था और मीर बहल जो उस पर फैसला सुनाता था। प्रत्येक स्तर पर ऊपर से नीचे तक न्याय के तंत्र स्थापित थे। सबसे ऊपर खुद बादशाह होता था जो न्याय के फरियाद सुनता था। जहांगीर का शासन काल जो है ना, न्याय के लिए जाना जाता है। उन्होंने न्याय प्रशासन न्याय की जंजीर लगा रखा था अपने शाही महल में कि कोई व्यक्ति जब भी चाहे न्याय की जंजीर खींच सकता है और न्याय की अपेक्षा कर सकता, मांग कर सकता है। इस प्रकार आप देखते हो कि मुगल काल में जो शासन व्यवस्था था वो बहुत ही उच्च कोटि का था, बहुत ही बेहतर था, जिसका भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज ब्रिटिश ने बहुत दिनों तक मुगल कालीन शासन व्यवस्था को ही व्यवहार में रहने दिया और उसी के ऊपर अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भी राजस्व प्रशासन में, न्याय प्रशासन में कई शब्दावली और कार्य व्यवहार मुगल कालीन प्रशासन के प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि दीवानी मामले, फौजदार मामले, व्यवहार न्यायालय और बहुत सारे ऐसे राजस्व प्रशासन में दाखिल खारिज, सदर थाना, मुफस्सिल थाना, ये सब जो हम शब्द इस्तेमाल करते सब मुगल काल के दौरान विकसित होता था। मुगल काल में जो शासन व्यवस्था उच्च कोटि का था, प्रशासनिक प्रणाली बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग का था, लिखित अभिलेख प्रणाली आरंभ किया गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली आरंभ किया गया, योग्यता प्रणाली आरंभ किया गया, जिससे बाद के भारतीय प्रशासन ने इनहेरिट किया है। तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन पर मुगल कालीन भारतीय प्रशासन का गहरा प्रभाव है। इस दृष्टि से आप देख सकते हो कि मुगल ने जो शासन में बहुत सारे चेंजेस अपने तौर से लागू किए थे। कुछ उन्होंने अपने जहाँ से आए तो वहाँ से भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और कुछ अपने तरीका से यहाँ के मूल्यों को आत्मसात करके आगे बढ़ाया। उस दृष्टि से इसका भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव है और आज भी भारतीय प्रशासन योग्यता प्रणाली, लिखित अभिलेख प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, न्याय प्रशासन, वित्त प्रशासन इत्यादि के लिए मुगल कालीन प्रशासन के प्रति ऋणी। तो इसी को आप अपना आंसर लिखना और मेरे को दिखलाना। समझ रहे वही क्वेश्चन में 42वां बीपीएससी में आया, उसको लिख के दिखवाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो टर्मिनोलॉजी मैंने बोर्ड पर लिख दिया, आप एक किताब से लेना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ा टफ है, उसके लिए आपको किताब लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, बाय।